नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज आपसे चर्चा हो रही है आरओ, बीईओ या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा या खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए अर्धशासकीय पत्र। दोस्तों, जैसे सिलेबस का जब डिस्क्राइब किए हुए थे तो हमने चर्चा किया था कि 24 अंक का पत्राचार आएगा जो 3 खंड में होगा। पहले खंड में शासकीय और अर्धशासकीय पत्र 2 पत्र थे। शासकीय पत्र के बारे में हम आपको पढ़ाए समझाए। अर्धशासकीय पत्र के बारे में चर्चा करनी है, जिसके बाद धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। और कुछ वीडियो और पढ़ चुके हैं पारिभाषिक शब्दावली पर, 10-12 वीडियो पढ़े हैं। शेष जब परीक्षा करीब आ जाएगी तो उस पर और जो हो सकेगा कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त एक सूचना आपको और देनी है कि बीईओ मेंस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने वाली है। जिन लोगों को शामिल होना हो वो हमारे इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर है 9452 90 41 34। ध्यान रखेंगे, 9452 90 41 34 पर आप व्हाट्सएप करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। इसमें पूरे मेंस के पेपर होंगे। जैसे समीक्षा अधिकारी के बारे में हमने बार बार चर्चा किया है कि जिस प्रकार से परीक्षा हाल में आपको पेपर मिलेंगे, जैसे हमने प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाए थे, ठीक उसी प्रकार से टेस्ट सीरीज मिलेगा। निबंध के लिए अलग से होगा, ड्राफ्टिंग आलेखन के लिए अलग से पेपर होगा, जीएस और हिंदी के लिए अलग से। जैसे पेपर परीक्षा हाल में मिलते हैं सेम आपको मिलेंगे। आप लिखेंगे, लिखने के बाद हमारे मेल्स और यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे। हम लोग, हमारी टीम के लोग उसको चेक करेंगे। जो कमियां होंगी उसमें सुधारने का प्रयास किया जाएगा। आइए इसी कड़ी में हम आप आगे देखें अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र का हम यहाँ आपको प्रारूप बताने वाले हैं। प्रारूप इसलिए बताने वाले हैं कि किस जगह पर क्या लिखा जाना है, किस स्थान पर क्या लिखा जाना है। जब वो समझ जाएंगे पत्र की रचना के साथ साथ शासकीय अर्धशासकीय पत्रों में अंतर और इस प्रारूप के माध्यम से अर्धशासकीय पत्र के अंग भी समझ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा? प्रारूप। ठीक है, प्रारूप समझते हैं। जैसे आप जानते हैं अर्धशासकीय पत्र शासकीय पत्र का एक उपभेद होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं शासकीय पत्र का ही अंग होता है। इसका उपयोग कुछ खास कार्यों में किया जाता है। जैसे एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को अति महत्वपूर्ण मामलों के निस्तारण हेतु, गोपनीय मामलों में और किसी कार्य में जब विलंब होता है तो उसको तीव्रता से निपटाने के लिए ऐसे पत्रों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पत्रों का प्रयोग प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के बीच में किया जाता है, बराबर स्तर के अधिकारियों के बीच में किया जाता है, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच में किया जाता है, एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में भी किया जाता है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी होते हैं। कभी कभी छोटे अधिकारी बड़े को और बड़े अधिकारी छोटे को भी पत्र लिख देते हैं। इसी कड़ी में देखें, यह पत्र व्यक्तिगत नाम से लिखा जाता है, ये भी आप जानते होंगे। व्यक्तिगत स्तर पर यह खोला भी जाता है, ये भी आप जानते होंगे। नहीं जानते होंगे, जब इसकी विशेषताएं बताएंगे बहुत सारी बातों पर हम चर्चा कर लेंगे। आइए देखते हैं अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप। जैसे आप देख रहे हैं ये पत्र है, ये दायां साइड है, ये बायां साइड है। ठीक है, एक पत्र के दाएं बाएं, हमारे दाएं बाएं नहीं। ठीक है, पत्र के दाएं बाएं। तो अब इसी आप देख रहे हैं ये 4 साइज का पेपर आपका पूरा है। ये 4 साइज का पेपर है। इसी पेपर पे आपको लिखना होगा। देखें, सबसे पहली बार जब हम अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आप ऊपर लिखेंगे अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप। इसके अतिरिक्त पत्र के शीर्ष पर, जो पेपर आपका उसके शीर्ष पर दाईं ओर सबसे ऊपर अर्धशासकीय पत्र संख्या
ऐसे लिख सकते हैं, या अर्धशासकीय पत्रांक लिख सकते हैं। किस पर? पहली लाइन में, एकदम पार्श्व रेखा के बगल सटा हुआ। उसके नीचे विभाग या अनुभाग लिखेंगे, मंत्रालय भी लिखेंगे। अगर एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को पत्र भेजा जा रहा है तो मंत्रालय लिखा जाएगा, एक विभाग से दूसरे विभाग के अधिकारी को भेजा जा रहा है विभाग लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अनुभाग की भी बात आती है। उसके ठीक नीचे पता होगा, पता के बाद दिनांक और स्थान होगा। ध्यान देने की जरूरत है, तीनों स्थान पर यहाँ कामा रहेंगे और चौथे स्थान पर फुल स्टॉप रहेगा या पूर्ण विराम रहेगा। आइए और देखते हैं। अब इसी के सीध में, जैसे आपने अर्थशास्त्रीय पत्र यहाँ लिखा, उसके सीध में जहाँ विभाग लिखा है, ठीक बाएं साइड पार्श्व रेखा के दाहिने। ठीक है, हम पार्श्व रेखा आपको पीछे समझा चुके हैं शासकीय पत्र में, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो और देखें बीच में एक जो राजकीय चिन्ह होता है, अगर केंद्र स्तर पे बात हो तो केंद्र का जो चिन्ह होगा, संभव हो तो बना लीजिएगा, ना संभव हो तो कोई जरूरी नहीं है। स्टेट स्तर का जो राजकीय चिन्ह होगा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की परीक्षा देंगे तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बनाना बहुत आसान है। किस विभाग का है, कैसे, उसको आप लोग देखने का प्रयास करिएगा, लोगों देख लीजिएगा। यहाँ बीच में उस विभाग का चिन्ह रहता है। ठीक, अब देखें यहाँ इस जगह पे बाएं हाथ पेपर से सटा हुआ किसका नाम रहेगा? ये प्रेषक का नाम है, भेजने वाले का नाम है, ये प्रेषक का नाम है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ प्रेषक शब्द नहीं लिखा जाता, सीधे इस अधिकारी का नाम लिखा जाता है। कौन सा अधिकारी? जो इस विभाग का पत्र भेजने वाला अधिकारी होगा। ध्यान रखेंगे, जो विभाग का पत्र भेजने वाला अधिकारी होगा, नाम के साथ साथ सूक्ष्म पद नाम होगा। यहाँ नाम होगा, नाम के बाद कामा, पद नाम के बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक, अब इसके नीचे प्रिय श्री प्रिय महोदय की बात आती है। प्रिय श्री प्रिय महोदय लिखने के पहले एक बात और आप जान लें कि कभी कभी विषय की बात आती है कि क्या सर इसमें विषय लिखे जाए, तो अर्थशास्त्रीय पत्रों में विषय लिखने का प्रचलन नहीं है। अगर पत्र बड़े होते हैं तो उसके बारे में दूसरी बात है, यह आवश्यक नहीं है कि विषय लिखे जाए। तो आप जो आवश्यक नहीं है उससे बचें, क्योंकि आपको समय भी बचाना है और क्योंकि पत्र ही नहीं लिखना है, बहुत सारे काम वहां करने हैं, तो इसलिए अगर नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पे आते हैं। यहाँ प्री श्री और संबोधन, यहाँ क्या होगा? ये संबोधन है। ध्यान रखेंगे, संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? संबोधन के लिए दो शब्दों का प्रयोग यहाँ आप देख रहे हैं, एक प्रिय श्री लिखा हुआ, दूसरा श्री महोदय लिखा हुआ है। ध्यान रखें, कब प्रिय श्री शब्द का प्रयोग होगा, कब महोदय शब्द का प्रयोग होगा, थोड़ा इन पर आप ध्यान दे लें। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जैसे भी हमने आपसे चर्चा की कि प्रायः ऐसे पत्र समान स्तर के, बराबर स्तर के अधिकारियों, मंत्रालयों के बीच में किया जाता है। लेकिन कभी कभी वरिष्ठ कनिष्ठ को, कनिष्ठ वरिष्ठ को भी पत्र लिख देते हैं। अगर ये वरिष्ठ अधिकारी पत्र लिख रहा है, वरिष्ठ अधिकारी पत्र लिख रहा है या वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है, ध्यान रखेंगे, वरिष्ठ अधिकारी को, बड़े अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है तो वहां श्री महोदय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? श्री महोदय लिखेंगे। ठीक है, और छोटे अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है तो वहां प्रिय श्री शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ये दो में से एक देख लीजिएगा कि क्या वरिष्ठ कनिष्ठ कैसे हैं। वहां जब प्रारूप बनाने की बात आएगी तो ऐसे ही प्रारूप लिखेंगे, जब लिखने की बात आएगी तो वहां एकदम स्पष्ट किया रहेगा कि ये फला फला के बीच में अर्धशासकीय पत्राचार्य किया जाए। तो हम इसके कुछ मॉडल भी आपको बनवा देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा उदाहरण सहित। तो अब देखिए कि यहाँ प्रिय श्री और श्री महोदय दो शब्दों का प्रयोग किया गया। इनमें से किसी एक शब्दों को जब छोटे अधिकारी को लिखा जाता है तो प्रिय श्री, बड़े को लिखा जाता है श्री महोदय का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर जब मुख्य पत्र की बात आती है तो यहाँ एक खास शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे शासकीय पत्रों में किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, शासकीय पत्रों में अन्य पुरुषवाचक शैली का प्रयोग किया गया है, सार्वनामिक शब्दों का। यहाँ उत्तम पुरुषवाचक शैली, उत्तम पुरुषवाचक, मैं, मुझे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत यहाँ पड़ती है। ठीक है, अगर इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष की अगर बात आती है, समझने में कोई समस्या हो तो जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वहां सर्वनाम पढ़ाया जा चुका, उसको आप लोग देख सकते हैं, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। व्याकरण के नियम है, उसको जानना जरूरी होता है सारे।
तो आप देखें मुख्य पत्र का जो मुख्य भाग होता है वो प्रारूप बनाते समय क्या करेंगे, इसके लिए कई शब्द आते हैं। हम किसी दिन सारे शब्दों की सूची दे देंगे किसके संबंध में क्या सटीक होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखें उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे आप अपेक्षा करनी है, आपसे अपेक्षा है कि शेष बातें लिखते जाएं, क्या होगा उसको देखेंगे। फिर ये पहला पैराग्राफ है। अगर पत्र बड़ा है, ध्यान रखेंगे, जैसे हमने बार बार चर्चा पीछे भी चर्चा किया, जैसे शासकीय पत्रों में चर्चा किया जा चुका है, तो उसमें चर्चा यही हुई है शासकीय पत्रों में कि यदि पैराग्राफ दूसरी सूचना देनी हो तो दूसरे पैराग्राफ का प्रयोग किया जाएगा। अगर दूसरे पैराग्राफ का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पैराग्राफ का नंबर देंगे। आपने देखा कि यहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सावधानी बरतने की एक चीज और जरूरी है कि चूंकि ड्राफ्टिंग का मामला, जितना बेहतर ड्राफ्ट आपका होगा उतने बेहतर आपको अंक मिलेंगे। जो जितने शुद्ध सटीक होंगे उतने शुद्ध सटीक अंक मिलेंगे। किसी दिन हम आपसे चर्चा कर लेंगे कि किस स्टेप पर गलती करने के बाद कितना कहां से अंक कटेंगे। मेरी बात समझ, यहाँ गणित जैसे आपको अंक मिलते हैं, इसलिए सटीक जानकारी रखें। कुछ लोग तो बड़े भौकाल टाइट कर दिए हैं कि मेरे सिवा किसी के पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, सबके पास सब कुछ है। ठीक है, आपके पास भी है। अगर किसी एक व्यक्ति के पास है तो वह दुर्लभ है। बस यह सटीक जानकारी, कौन सा शब्द किस जगह पर प्रयोग किया जाए, समझ का फेर है। अगर लोगों के अंदर समझ है तो सब कुछ आपके अंदर है। दुर्लभ नहीं है कि मेरे पास से है, इसके अलावा किसी से मत पढ़िएगा, सबसे पढ़िए, लेकिन जानकारी ये आपको रखनी होगी कौन सा सटीक है। इसीलिए हम कहते कभी कभी पुस्तकें पढ़ लिया करिए। हम तो अपने ऑफलाइन क्लास में भी कहते बेटा पुस्तकें पढ़ डालो। ठीक है, पुस्तक बताना हमारा काम है, आप उसको देखेंगे। अगर आप चाहें तो ड्राफ्टिंग के लिए एक पुस्तक हम बता दें, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन बड़े सावधानी पूर्वक। ये सचिवालय नोटिंग और ड्राफ्टिंग की पुस्तक है, पेशी राइटिंग की पुस्तक है। जी.ए. टंडन साहब कोई है, इन्होंने लिखा हुआ, लखनऊ प्रकाशन केंद्र लखनऊ से है, देख लें, इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए बड़ा सटीक तरीके से अध्ययन करिएगा, सटीक तरीके से। कंफ्यूजन भरे कुछ शब्द होंगे तो उसको जस्टिफाई कर लीजिएगा, अपने अंदर थिंक कर लीजिएगा। अदरवाइज न समझ में आए तो हमसे आप चर्चा करके भी देख सकते हैं। अगर आप अध्ययन करना चाहें इन पुस्तक को आप देख सकते हैं, कोई नहीं, दुर्लभ नहीं है। वैसे हमारे पास तमाम फोटो कापी भी है जो कहते हैं कि ये देखिए मेरे राजकीय प्रकाशन का, मेरे सिवा किसी के नहीं, सबके पास सब कुछ है। ठीक है, आए देखिए, अगर सिंगल पर्सन के पास होता, आप कल्पना कर सकते हैं, अगर सिंगल पर्सन के पास होता तो वही सफल होता, अदर्स लोग सफल ना होते। आए चले देखें, हम कहाँ थे, दूसरे पैराग्राफ की बात होती है। तो दूसरे पैराग्राफ को लिखते समय अंक 2 लिखेंगे, लेकिन एक सावधानी यहाँ बरतने की और जरूरत होती है। जब 2 लाइनों के बीच की दूरी निर्धारित करनी होती है और 2 लाइनों के बीच की कॉमन दूरी, और जब दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत हम करते हैं तो दोनों के बीच में जो इनके बीच की ये दूरी है, इस दूरी से इसकी दूरी 1.25 गुना हो जानी चाहिए, ताकि अलग से दिखे आपका या अब पैराग्राफ अलग शुरू हो रहा है। नहीं करते कि आप लोग उसी में सटाए हुए हैं, उसी में सटाए हुए हैं। जब उसी में सटाए हुए हैं तो भाई जो परीक्षक है, जो मूल्यांकन करता, तो क्या लोड लेने की जरूरत है। आप जैसे बहुत साथी हैं, आप जैसे बहुत साथी, बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पुस्तकें, उनको क्या कापी मिलेंगी, उनका मूल्यांकन कर लेंगे, क्या जरूरत उनको लोड देने का। ऐसे बात समझ रहे हैं। तो इसलिए साफ सुथरा लिखें, साफ सुथरा, इसलिए आलेखन लिखना आपको है, इसी के साथ आपको कार्य भी करना है। आए देखें अगला, तो अब एक होगा तो दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत करते समय नंबर 2 डाल देंगे। फिर जहां से समाप्त होगा, ध्यान रखेंगे, जहां से समाप्त होगा यहाँ के लिए एक विशेष, जैसे हमने बताया कि अनौपचारिक पत्र है, औपचारिकता इसमें नहीं दिखाई जाती। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत बातें की जाती हैं, तो ऐसे लिए सादर और ससम्मान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सादर, ससम्मान, साइस्ने, ऐसे जैसे इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ एक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जब हम विराम चिन्ह पढ़ाए हुए हैं, हाँ विराम चिन्ह पढ़ाया जा चुका, जाके देख लीजिए कि विराम चिन्हों, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किस स्थान पर किया जाए। किसी को संबोधन करते समय खास शब्दों का प्रयोग होता है, आदर देते समय खास शब्दों विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो आप देखें यहाँ सादर के बाद या विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका प्रयोग करना आप लोग नहीं भूलेंगे, ये अच्छा माना जाता है। इसके बाद पत्र के, अर्थशास्त्री पत्र के एकदम नीचे ध्यान रखेंगे,
दाहिनी तरफ एकदम नीचे भावनिष्ठ, सद्भावी या आपका, ठीक है, आपका, इस प्रकार से के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, इसको लिखने के बाद हस्ताक्षर शब्द लिखकर डॉट डॉट छोड़ा जाता है, खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। फिर नाम, नाम किसका नाम? जो भेजने वाला अधिकारी है, अर्थात इस अधिकारी का नाम लिखा जाएगा। नाम लिखा जाएगा, पद नाम और पता नहीं लिखा जाएगा। कभी कभी बहुत पत्रों में आप लोगों ने देखा है पद नाम और पता भी लिखा गया है, जो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पद नाम ये व्यक्तिगत पत्र है, ठीक है, व्यक्तिगत पत्र है, व्यक्तिगत स्तर से अर्थशास्त्री पत्र है। तो यहाँ पद नाम ना लिख के, क्योंकि पद नाम यहाँ लिखा जा चुका है, उसके बाद पता भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता आप ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। अगर ऐसा कहीं देखते हो तो इसके साथ समस्याएं यही होती है। तभी आप कहते हैं सर इसको पढ़ो उसको पढ़ो। पढ़िए, लेकिन सटीक पढ़िए, समझ बूझ के पढ़िए। आइए, इसके बाद आप बाएं साइड में देखते हैं एक और कुछ लिखा गया है। ये किसका नाम है? प्रेषक का नाम है, ये प्रेषिती का नाम है, ठीक है। प्रेषिती का नाम का मतलब पाने वाले का नाम, पत्र पाने वाला जो होगा उसका नाम ये लिखा जाएगा। जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। यहाँ क्या लिखे हुए हैं? नाम लिखा हुआ है, फिर डॉट डॉट कामा रहेगा नाम के बाद, फिर पद नाम जो पद होगा, ठीक है, फिर पद नाम रहेगा, पद नाम के बाद कामा लगा रहेगा, फिर शासकीय पता होगा, फिर उसके बाद पूर्णविराम होगा। इस प्रकार से दोस्तों अर्थशास्त्री पत्र का आपने प्रारूप देखा, ड्राफ्ट देखा। इसके बाद अर्थशास्त्री पत्र का अर्थ, विशेषता, संरचना, इन समस्त बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप सोचे होंगे कि सर संरचना नहीं बताया, सीधे प्रारूप ही बताना शुरू किया। संरचना जब बताएंगे तो उसको एक दूसरे स्वरूप में बताएंगे, लिखित स्वरूप में बताएंगे, लिखने की जो अलग शैली होती है उसके स्वरूप में। ये जो आपको बताया गया है समझाने के स्वरूप में बताया गया, क्योंकि वहां आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। जो नोट्स मेरे होंगे उस नोट्स नहीं उतारने हैं, आपकी अपनी शैली, जिस शैली में इनका डिमांड है, जो इनका मानक है, आपके अपने शब्द होंगे, तो उन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। जब आप समझ जाएंगे तो किसी भी तरह का पत्र आए उसको आप लिख सकते हैं। इनको आप देखें। तब तक के लिए नमस्कार।